अरे पूरी रात इज्जत लुटती रही तेरी, अब कौन ब्याह कर लेकर जाएगा तुझे। कमरे में छाई भारी खामोशी नसरीन फूफू की जहरीली आवाज से टूट गई। उनके लहजे में हमदर्दी कम और एक अजीब सी चालाकी ज्यादा थी, जैसे वो किसी सोग में नहीं बल्कि किसी सौदेबाजी के लिए आई हो। अबीहा की नजरें उठाकर अपने सामने सोफे पर बैठी उस औरत को देखा जिसके चेहरे पर मसनूई दुख का मास्क चढ़ा हुआ था। अबीहा के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। नसरीन बेगम ने अपनी भारी चादर का पल्लू दुरुस्त किया और अबीहा की माँ रजिया बेगम की तरफ मुड़ी, जो दुपट्टे में मुंह छुपाए मुसलसल रो रही थी। भाभी, अब रोने से क्या हासिल, जो होना था वो हो गया। मैंने तो पहले ही कहा था कि लड़की ज्यादा इसे यूनिवर्सिटी की ट्रिप पर अकेले मत भेजो, जमाना बहुत खराब है। मगर मेरी सुनता कौन है, अब देख लिया नतीजा। पूरी रात गायब रही है लड़की, पुलिस थाना अस्पताल, हाय हाय, अब मोहल्ले वाले तो बातें बनाएंगे ही। रजिया बेगम ने सिसकियों के दरमियान बमुश्किल कहा, नसरीन आपा, खुदा रहा ऐसी बातें न करे। मेरी बच्ची के साथ हादसा हुआ है, बस खराब हो गई थी उनकी, उसकी सहेलियां जंगल में रास्ता भटक गई थी। पुलिस ने बयान में भी यही लिखा है, उसकी इज्जत पर कोई आंच नहीं आई। नसरीन बेगम ने हकारत से मुंह बनाया और मेज पर रखी ठंडी चाय की प्याली उठाई। भाभी, तुम कितनी बोली हो यार, क्या बनने की कोशिश करती हो। पुलिस क्या लिखती है और सच क्या होता है, ये सब जानते हैं। और ये दुनिया, ये मोहल्ला, ये तंग गलियां, यहाँ सच वो नहीं जो हुआ है, सच वो है जो लोग मान ले। और लोग तो यही कह रहे कि रजिया की बेटी रात भर घर से गायब थी। अब भले वो जंगल में रात भटकती हो या कुछ और हो, माथे पे दाग तो लग गया ना। अबीहा की मुट्ठी सख्ती से भींच गई, उसके नाखून हथेली में व्यस्त हो रहे थे। वो जानती थी कि नसरीन फूफो यहाँ जख्मों पर मरहम रखने नहीं बल्कि नमक छिड़कने आई है। तो आप क्या चाहती हैं फूफो। अबीहा की आवाज धीमी लेकिन स्पार्ट थी। उसने पहली बार जुबान खोली। नसरीन बेगम चौंक गई। उन्होंने चाय की प्याली वापस रखी और अबीहा को ऊपर से नीचे तक देखा। मैं क्या चाहूंगी बेटा, मैं तो तुम दोनों माँ बेटी की हालत देखकर तरप उठी थी। सोचा था कि अपना खून है मुश्किल वक्त में अकेले कैसे छोड़ दूं। अबीहा, तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, अब जो धब्बा लग गया है उसे कोई आम पानी नहीं धो सकता। इन गलियों में अब कोई शरीफ घराना तुम्हारा हाथ मांगने नहीं आएगा। रजिया बेगम ने नसरीन की तरफ देखा। आपा, ये आप क्या कह रही है, मेरी बच्ची पाक दामन है, अल्लाह देख रहा है। अरे भाभी, अल्लाह तो देख रहा है मगर ये माशरा अंधा है। नसरीन बेगम थोड़ा आगे को झुकी, उनकी आंखों में मतलब प्रस्ती की चमक वाज़िह थी। देखो, मैं साफ बात करने के आदी हूँ। इस वाकये के बाद अबीहा का रिश्ता कहीं और होना नामुमकिन है। लोग सोच रहा कि बातें करेंगे, लेकिन मैं तो अपनी, जमशेद मेरा बेटा है, हाँ थोड़ा लाडला भी कोई बड़ा काम नहीं करता, मगर दिल का साफ है। मैं सोच रही थी कि हम इस वाकये पर मिट्टी डालें और बीहा का निकाह जमशेद से कर दें। घर की बात घर में रह जाएगी और तुम्हारी इज्जत भी बच जाएगी। कमरे में एक लम्हे के लिए सुनाटा छा गया। रसिया बेगम हैरत से नसरीन का मुंह तकने लगी। वो जमशेद को जानती थी, मोहल्ले का सबसे आवारा, नालायक और बदतमीज लड़का, जो सारा दिन गलियों के नुक्कड़ पर खड़ा पान चबाता रहता था और जिसकी तालीम भी वाजबी सी। अबीहा के होठों पर एक तलक मुस्कुराहट उभरी। ओह, तो ये बात है, आप मेरी बदनामी का मातम करने नहीं बल्कि उसका फायदा उठाने आई हैं। नसरीन बेगम का रंग कदरे फक हुआ, लेकिन वो फौरन संभल गई। फायदा? अरे कम वक्त लड़की, मैं तेरी इज्जत ठेकने आई हूँ। जमशेद जैसा भी है, मर्द है, तुझे अपना नाम देगा, वरना सोच ले सारी उम्र बाप की चौखट पर बैठी रहेगी और लोग आते जाते ताने देंगे। अबीहा अपनी जगह से उठी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे बल्कि एक अजीब सी तपिश थी। फूफो, इज्जत किसी मर्द के नाम से नहीं होती, अपने किरदार से होती है, और मेरा किरदार शीशे की तरह शफाफ है। अबीहा ने ठहरे हुए लहजे में कहा। रहा सवाल जमशेद का, तो वो नालायक, नकम्मा और जाहिल इंसान है जो अपनी माँ के टुकड़ों पर पलता है। नसरीन बेगम गुस्से से खड़ी हो गई। जुबान संभाल कर बात कर लड़की, मैं तो तेरा भला सोच रही थी। जुबान गज भर लंबी है, ऐसी लंबी जुबान को कौन कबूल करेगा। मुसीबत में नहीं है फूफो, आजमाइश में हूँ। अबीहा ने उनकी बात काटी। और अभी इतने बुरे दिन नहीं आए कि जमशेद से शादी कर लो। जिस लड़की को अपनी जिंदगी का कोई होश नहीं, वो मेरी जिम्मेदारी क्यों उठाएगा। आपको लगता है कि एक हादसे की खबर उड़ने में इतनी सस्ती हो गई हूँ कि आप कोड़ियों के भाव खरीदने आ गई। रजिया बेगम ने डरते हुए बेटी का बाजू पकड़ा। अबीहा, चुप कर जा, तेरी फूफो है। नहीं अम्मा, आज चुप रही तो ये समझेंगी कि मैं वाकई कसूरवार हूँ। अबीहा ने माँ का हाथ नरमी से हटाया और नसीम बेगम की आंखों में आंखें डालकर बोली, आप अपने बेटे के लिए कोई और ढूंढे। मैंने यूनिवर्सिटी में मेहनत इसलिए नहीं की कि डिग्री लेकर किसी नकम्मे के साथ जिंदगी बर्बाद कर दूं। मुझे अपनी सच्चाई पर भरोसा है और अल्लाह पर भी। नसरीन बेगम का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उनका तीर निशाने पर नहीं लगा था। वो तो समझ रही थी कि दबाव में आकर माँ बेटी फौरन हाँ कर देंगी और इन्हें मुफ्त में पढ़ी लिखी बहू मिल जाएगी जो कमाकर उनके बेटे को भी खिलाएगी। बड़ी जुबान चलने लगी है तेरी यूनिवर्सिटी जाकर। नसरीन बेगम ने अपना पर्स उठाया। मैं तो हमदर्दी करने आई थी, जूतियां खाने नहीं।
ٹھیک ہے نا, نہ کر شادی, بیٹھی رہی بوڑھی ہو کر, میں بھی دیکھتی ہوں کون آتا ہے تیرے اس دروازے پر. وہ دیسی سے دروازے کی طرف پڑی. دہلیز پہ پہنچ کر وہ رکی, مڑی اور ایک آخری بار کیا, ارے دیکھ لوں گی ان تنگ گلیوں میں کون سا شہزادہ تجھے لینے آئے گا. جس لڑکی کا نام ایک بار تھانے کچہری میں اچھل جائے اسے شریف لوگ گھر کی بہو نہیں بنا دے, یاد رکھنا میری بات. وہ نے خود سے کہہ کر پیر پٹکتے ہوئے چلی گئی. دروازہ ان کے پیچھے زور سے بند ہوا اور کمرے میں گرد کے ذرات ہوا میں رقص کرنے لگے. رضیہ بیگم پوٹ پوٹ کر رو پڑی, یہ کیا کیا تو نے ابیہ؟ وہ ناراض ہو کر چلی گئی. اب خاندان میں کیا منہ دکھائیں گے؟ ابیہ واپس صوفے پہ بیٹھ کر ماں کے کانپتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. اماں, میں نے کوئی گناہ نہیں کیا, تو منہ کیوں چھپائے؟ اور اگر خاندان والوں کو صرف جمشید جیسے لوگ ہی ہمارے لیے مناسب لگتے ہیں تو مجھے ایسے خاندان کی پرواہ نہیں ہے. اگر بیٹی دنیا باتوں سے جینے نہیں دے گی, نسرین اب آپ پورے شہر میں بات پھیلائیں گی. پھیلانے دے اماں, جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. ابیہ نے ماں کے آنسو پوچھے, حالانکہ اس کے اپنے اندر ایک طوفان برپا تھا. میرا رب جانتا کہ میں پاک ہوں, اور رزق اور نصیب نسرین پھوپھو کے ہاتھ میں نہیں, اللہ کے ہاتھ میں. آپ بس حوصلہ نہ ہارے. رضیہ بیگم نے بیٹی کو گلے لگا لیا اور باہر گلی سے گزرتے کسی رکشے کا شور آ رہا تھا اور کہیں دور سے اذان کی آواز گونجنے لگی تھی. ابیہ نے آنکھیں بند کر لی. یہ جنگ ابھی شروع ہوئی تھی. نسرین پھوپھو تو بس پہلا حملہ تھی. اسے اندازہ تھا کہ آگے راستہ بہت کٹھن ہے, مگر اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ سر نہیں جھکائے گی. اس نے گہری سانس لی اور دل ہی دل میں خود سے عہد کیا کہ شہزادہ آئے نہ آئے اپنی زندگی کی رانی خود بنوں گی. ابیہ کے والد اسلم صاحب کا سایہ اس کے سر سے بچپن میں ہی اٹھ گیا تھا. تب ابیہ کو مشکل 5 برس کی تھی. رضیہ بیگم نے سلائی مشین پر لوگوں کے کپڑے سی کر ابیہ کو پالا تھا. ابیہ جانتی تھی کہ اس کی ماں نے کتنی قربانیاں دی ہیں, شاید اسی لیے وہ وقت سے پہلے بڑی ہو گئی تھی. محلے کی اسی چھوٹے سے خستہ حال مکان میں ابیہ کتابوں میں سردی بیٹھی رہتی. وہ ذہین تھی, اتنی کہ سرکاری اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک اس نے ہمیشہ اسکالرشپ پر تعلیم حاصل کی, لیکن گھر کا خرچ چلانا اکیلی بوڑھی ماں کے بس کی بات نہیں تھی. اس لیے ابیہ یونیورسٹی سے واپسی پر محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی. شام کا وقت تھا. صحن میں چارپائی پر بچے بیٹھے سبق یاد کر رہے تھے. جب ابیہ نے آخری بچے کی کاپی چیک کر کے بند کی. شاباش, کل یاد کر کے آنا ورنہ چھٹی نہیں ملے گی. ابیہ نے مسکرا کر چھوٹے سے بچے کو کہا. بچے کے جانے کے بعد رضیہ بیگم کچن سے چائے لے کر آئی. تھک گئی ہوگی میری بچی, لے چائے پی لے. رضیہ بیگم نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. اماں آپ کیوں تکلیف کرتی, میں خود بنا لیتی. ابیہ نے کاپیاں سمیٹتے ہوئے کہا. ارے کیسی تکلیف, سارا دن تو تم محنت کرتی ہے, کبھی یونیورسٹی کبھی یہ بچے. کبھی کبھی سوچتی ہوں تیرے ابا زندہ ہوتے تو تجھے یوں دھکے نہ کھانے پڑتے. رضیہ بیگم کی آنکھوں میں نمی کہنے لگی. اماں پھر وہی بات ہے, میں خوش ہوں نا, اور سنیں ایک خوشخبری ہے. ابیہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی. کیا ہوا, کوئی رزلٹ آیا کیا؟ ہاں اماں, سیمیسٹر میں پھر فرسٹ پوزیشن آئی ہے میری, اور یونیورسٹی والے تمام پوزیشن ہولڈرز کو انعام کے طور پر ناران کغان کی ٹرپ لے کر جا رہے ہیں. پورا ہفتہ کمائیں گے, وہ بھی مفت میں. رضیہ بیگم کے چہرے پر خوشی کے ساتھ ساتھ ایک سایہ لہرایا. ٹرپ یعنی شہر سے باہر؟ ہاں ماں, بہت مزہ آئے گا. میری ساری سہیلیاں جا رہی ہیں, ثنا, ماریا, کرن سب جا رہی ہیں, میں بھی جاؤں گی. ابیہ نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر بچوں کی طرح ضد کی. رضیہ بیگم خاموش ہو گئی. ان کے ماتھے پر فکر کی لکیریں گہری ہو گئی. بیٹا تم جانتی ہو نا, ہم اکیلی عورتیں ہیں, تیرا کوئی بھائی نہیں, باپ نہیں. زمانہ بہت خراب ہے, یوں جوان لڑکی کو اتنی دور اکیلے بھیجنا میرا دل نہیں مانتا. اب میں اکیلی کہاں ہوں, پوری یونیورسٹی کی بس ہوگی, ٹیچرز ہوں گے, وارڈنز ہوں گے. ہماری میڈم رفت بھی ساتھ جا رہی ہیں, اب تو جانتی ہے نا انہیں. جانتی تو ہوں, مگر رضیہ بیگم ہچکچائی. محلے والے کیا کہیں گے؟ ویسے نیلابا تو وہ گلی چھوڑ کر رہتی ہے, تجھے پتا نا ان کی زبان کا, ہر وقت ڈور پہ لگی رہتی ہے. کہیں گی باپ مرا اور لڑکی سیر سپاٹے کر رہی ہے. ابیہ کا چہرہ اتر گیا. اماں لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا, اگر میں لوگوں کے ڈر سے جینا چھوڑ دوں پھر تعلیم بھی چھوڑ دیتی ہوں. میں نے ٹیوشن کے پیسوں سے اپنی پاکٹ میں نہیں جمع کی ہے, مجھے کبھی کہیں جانے کا موقع ہی نہیں ملا. پلیز اماں منع نہ کرے. بیٹی کا اترا چہرہ اور حسرت بھری آواز رضیہ بیگم سے دیکھی نہ گئی. انہوں نے دل پر پتھر رکھ کر ہاتھ بڑھ لی. اچھا بابا چلی جانا, مگر وعدہ کر ہر وقت فون پر رابطہ رکھے گی اور اپنی میڈم کے ساتھ ساتھ رہے گی. ابیہ خوشی سے اچھل پڑی. وعدہ اماں, پکا وعدہ. مقررہ وقت پر بھی اپنے چھوٹے سے بیگ کو پیک کرنے کے ساتھ تیار تھی. رضیہ بیگم نے اسے آیت الکرسی پڑھ کر پھونکی اور دروازے تک چھوڑنے آئی. بس اسٹاپ تک چھوڑنے کے لیے وہ خود ساتھ گئی. جب بس چلی تو ابیہ نے کھڑکی سے ہاتھ ہلایا. اسے کیا معلوم تھا کہ یہ خوشی کا سفر واپسی پر ایک آزمائش بن جائے گا. 2 دن بہت اچھے گزرے. ابیہ نے پہلی بار پہاڑ دیکھے, برف دیکھی, وہ ہر لمحہ ماں کو فون کر کے بتا دی. لیکن واپسی کے سفر پر بدقسمتی منتظر تھی.
रात का वक्त था, बस पहाड़ी रास्ते से नीचे उतर रही थी कि अचानक एक जोरदार झटका लगा और बस रुके। क्या हुआ? लड़कियों की गुजर शुरू हो गई। ड्राइवर नीचे उतारा, थोड़ी देर बाद सर खुजाता वापस आया। बाजी, बस का एक्सल टूट गया है, या ठीक नहीं हो सकता। मैडम रिफत घबरा कर बोली, क्या मतलब ठीक नहीं हो सकता? रात के 10 बज रहे हैं, हम सुनसान सड़क पर लड़कियों को लेकर कैसे खड़े रह सकते हैं? मैडम जी, पीछे से दूसरी बस मंगवानी पड़ेगी, इसमें कम से कम 6-7 घंटे लगेंगे, तब तक ये रुकना पड़ेगा। बस में मौजूद लड़कियों में खौफ की लहर दौड़ गई। बाहर गुप्त अंधेरा था और दोनों तरफ जंगल। मोबाइल सिग्नल्स भी गायब हो चुके थे। अभिया ने बार बार अपना फोन चेक किया, सिग्नल नहीं आ रहे यार, अम्मा परेशान हो रही होंगी। उससे मारिया से कहा, मेरी भी अम्मी की कॉल आ रही थी, कट गई, अब वो डर जाएंगी। मारिया भी रुहानसी हो रही थी। वो रोबज़े क़यामत की रात थी। सारी लड़कियां बस के अंदर सहम कर बैठी रही। बाहर जंगली जानवरों की आवाजें और सनसनाहट थी। हर गुजरता लम्हा सदियों जैसा लग रहा था। अभिया का दिल माँ के बारे में सोचकर डूब रहा था, जो यकीनन दरवाजे पर आंखें बिछाई बैठी होंगी। सुबह के 5 बजे दूसरी बस पहुंची। जब वो लोग वहां से निकले और शहर पहुंचे तो दोपहर हो चुकी थी। जब अभिया अपनी गली में दाखिल हुई तो उसे माहौल बदला बदला लगा। गली के नुक्कड़ पर बैठे हुए लड़कों ने उसे देखकर अजीब सी मायने खेज मुस्कुराहटों का तबादला किया। वो तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ी। रास्ते में नसीम फुफो का घर आता था। नसीम फुफो अपने दरवाजे पर खड़ी सब्जी वाले से बहस कर रही थी। अबिया को देखते ही चुप हो गई। अस्सलाम वालेकुम फुफो। अबिया ने आदतन सलाम किया। नसीम बेगम ने जवाब देने की बजाय से ऊपर से नीचे तक घूरा और फिर अपनी पड़ोसन शकीला की तरफ मुड़कर बुलंद आवाज में बोली, ताकि अबिया सुन ले, देख रही हूँ शकीला, शरीफों की बेटियां रात रात पर घर से गायब रही, तो माँ को नींद कैसे आती है? हम तो बे पुराने जमाने के लोग हैं। बेटी सूरज छुपने के बाद घर से बाहर हो तो जान निकल जाती है, यहाँ तो पूरी रात का मामला है। अबिया के कदम वहीं जम गए। उसका चेहरा शर्म और गुस्से से सुर्ख हो गया। वो बिना कुछ कहे तकरीबन भागती अपने घर पहुंची। घर का दरवाजा खुला था और रज़िया बेगम चाय नमाज पर बैठी रो रही थी। अबिया को देखते ही दौड़कर उससे लिपट गई। कहाँ रह गई थी तू? फोन क्यों नहीं मिल रहा था? मैं तो मरी गई थी अबिया। मोहल्ले में कैसी कैसी बातें हो रही थी, तुझे अंदाजा भी है? अबिया ने रोते हुए माँ को सारी तफसील बताई। बस खराब होने का वाकया, सिग्नल का ना होना, जंगल में रात गुजारना। रज़िया बेगम ने बेटी बात का यकीन तो कर लिया, मगर वो जानती थी कि ये दुनिया यकीन नहीं करेगी, और वही हुआ। अगले 2 दिनों में नसरीन फुफ्फो ने मोहल्ले में खबर आग की तरफ फैला दी। अरे बहन, कौन सा हादसा? बस खराब हुई थी या नियत? आजकल की लड़कियां कहानी ढूंढती हैं, और अगर बस खराब हुई भी थी तो पूरी रात सड़क पर कैसे गुजरी? पुलिस का कोई चक्कर ना हो गई? मैं तो कहती हूँ दाल में कुछ काला है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। रसिया तो बोली है, बेटी की बातों में आ गई, मगर हमने तो बाल धूप में सफेद नहीं किए। ये बातें जब जमशेद के कानों में पड़ी तो वो तो फौरन माँ के पास पहुंचा। जमशेद नसरीन का इकलौता और लाडला बेटा, जिसका काम सिर्फ गलियों में आवारागर्दी करना, जुआ खेलना और माँ से पैसे मांगना था। अम्मा, ये बिया वाली बात क्या उड़ रही है? जमशेद ने मुंह में पान दबाते पूछा। नसीन बेगम चारपाई पर बैठी चावल चुन रही थी। उन्होंने ऐनक के ऊपर से बेटे को देखा। वही जो तू सुन रहा, रात पर गायब थी मैडम। अब ले कुछ हो या ना हो, नाम तो बदनाम हो गया ना। जमशेद की आंखों में एक चमक आई। अम्मा, लड़की तो कमाल की है, खूबसूरत भी है और पढ़ी लिखी भी। मैं सोच रहा था कि क्यों ना। नसरीन बेगम ने बेटे की बात समझ ली और मुस्कुरा दी। मैं भी सोच रही थी जमशेद, देख सीधे तरीके से तू मगरूर लड़की तुझे कभी घास ना डालती। मास्टर्स कर रही है और तू 10वीं फेल, लेकिन अब बाजी हमारे हाथ में है। वो कैसे अम्मा? अरे बुद्धू, अभी उससे कोई शरीफ खानदान वाला शादी तो करेगा नहीं। डॉक्टर लड़की को आखिर कौन घर लेकर जाता? रज़िया अब दबाव में होगी। उसे डर होगा कि बेटी घर में बैठी रहेगी। बस यही मौका है, हम रिश्ता लेकर जाएंगे। रज़िया को लगेगा कि हम एहसान कर रहे हैं। मुफ्त में पढ़ी लिखी बहू मिलेगी जो कमाती भी है और घर का काम भी करेगी। तेरा तो खर्चा भी वही उठाएगी। जमशेद ने खुश होकर माँ के हाथ पर ताली मारी। वाह अम्मा, मान गया तेरी अकल को। तो फिर कब जा रही हो? अभी इसी वक्त। लोहा गर्म है, चोट अभी मारनी होगी। रज़िया भी रो धो रही होगी, ऐसे में उसे दबोचना आसान होगा। नसरीन बेगम ने अपनी चादर संभाली, चेहरे पर मसनूई हमदर्दी का नकाब चढ़ाया और रज़िया बेगम के घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उन्हें शकीला मिल गई। अरे नसरीन बहन, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? बस बहन, रज़िया के घर जा रही हूँ। सुना बच्ची वापस आ गई है, तो सोचा जाकर पता तो करूं कि रात कहाँ गुजरी। पर ये 3 बच्ची हैं, हम अपनों ने सहारा नहीं देना तो कौन देगा? नसरीन ने वकाराना अंदाज में कहा और आगे बढ़ गई। शकीला उन्हें जाते देखती रही और बुड़बड़ाई, अल्लाह खैर करे। नसरीन के पेट में मरूर तभी उठते हैं जब इसका कोई अपना फायदा हो। रज़िया की खैर ने। नसरीन पप्पू जब अबिया के दरवाजे पर पहुंची तो अंदर से रज़िया की रोने की आवाजें आ रही थी। नसरीन के होठों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट उभरी।
उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। खोल दरवाजा रजिया, मैं हूं, तेरी नसरीन आपा। और यूं नसरीन ने अबिया की इज्जत का सौदा करने की कोशिश की, मगर वो ये नहीं जानती थी कि अबिया कोई मामूली लड़की नहीं है, कि वो हालात के आगे झुकने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं थी। यूनिवर्सिटी के गेट का अबूर करते अबिया के दिल की धड़कनें बेतरतीब हो रही थी। पूरा एक हफ्ता वो घर में कैद रही थी, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बीमार थी या थकी हुई थी, बल्कि इसलिए कि उसे बाहर की दुनिया का सामना करने से वहशत हो रही थी। आज सुबह को भी रजिया बेगम ने उसे बहुत दुआएं देकर रुखसत किया, मगर उसकी आंखों में छुपा डर अबिया से छुपा नहीं था। वो नजरें झुकाए कॉरिडोर से गुजर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हल गुजरने वाला तालिब इल्म उसी को देख रहा हो, उसी के बारे में बातें कर रहा हो। हालांकि ये सिर्फ उसका वहम था। यूनिवर्सिटी के उस हुजूम में किसी फुर्सत थी कि वो एक मामूली सी लड़की के गायब होने पर तहकीक करता, या तो सब अपनी मस्ती में मगन थे। अबिया, अरे अबिया, यहाँ। कैंटीन के पास वाले लॉन से एक जानी पहचानी आवाज आई। अबिया ने मुड़कर देखा तो घास पर बिछी बेंच पर मारिया और सना बैठी हुई थी। अबिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो उनकी तरफ पड़ गई। यार तुम कहाँ गायब थी पूरे 7 दिन? मारिया ने उसे देखते शिकायतों का दफ्तर खोल दिया। हमने कितना फोन किया, फोन भी तेरा बंद था, सब खैरियत तो थी ना? अबिया ने कंधे से बैग उतारकर बेंच पर रखा और लंबी सांस ली। यहाँ कर उसे थोड़ा सुकून मिला था। ये वो लोग थे जो उसे जज नहीं करते थे। बस यार कुछ मत पूछ, वो ट्रिप वाली रात उसे जिंदगी अजाब बना दी है। अबिया ने धीमी आवाज में कहा और बैठ गई। क्यों, क्या हुआ? घर में से डांट पड़ी क्या? सना ने फिक्रमंदी से पूछा। काश सिर्फ डांट होती सना। अबिया की आंखें नम हो गई। तुम लोग को पता है कि बस खराब हुई थी। हम सब लड़कियां थी, टीचर्स थी, मगर मेरे मोहल्ले के लिए कहानी काफी नहीं थी। और तो ये मशहूर हो गया कि मैं रात भर वो जुमला मुकम्मल ही न कर सकी और आवाज रुंध गई। मारिया ने हैरत से मुंह पर हाथ रख लिया। ये क्या बकवास है? लोग इतने घटिया कैसे हो सकते हैं? लोगों की सोच वहीं तक जाती है मारिया जहां उनकी अपनी औकात होती है। अबिया ने तल्खी से कहा। मेरे मोहल्ले में मेरी फूफो रहती है, नसीम बेगम। उन्होंने तो पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट दिया कि अबिया खराब हो गई है, और तो परसों वो मेरे घर रिश्ता लेकर आ गई। रिश्ता? किसका? सना ने हैरत से पूछा। ये तो अच्छी बात है ना, अगर वो इस सिचुएशन में सपोर्ट कर रही है। अबिया ने तंजिया हंसी हंसी। सपोर्ट? सना तुम मेरी फूफो को नहीं जानती। वो सौदा करने आई थी, अपने बेटे जमशेद का रिश्ता लाई। वो जमशेद जो गली के नुक्कड़ पर खड़ा होकर आती जाती लड़कियों को उतारता है, जो 10वीं फेल है और जुआ खेलता है। वो कह रही थी कि मेरी इज्जत पर दाग लग गया है तो जमशेद मुझ पर एहसान करके शादी कर लेगा। ओह माय गॉड। मारिया गुस्से से लाल हो गई। इतनी हिम्मत? तुमने क्या कहा फिर? मैंने वही कहा जो एक बेटी को कहना चाहिए था। मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा मैं कवारी मर जाऊंगी, मगर अपनी इज्जत का सौदा उस नकम्मे के साथ नहीं करूंगी। अबिया ने सर झुका लिया और घास के तिनके नोचने लगी। मगर यार बहुत मुश्किल है, माँ सारा दिन रोती रहती है। गली से गुजरना महाल हो गया था। मुझे यहाँ यूनिवर्सिटी आते हुए भी डर लग रहा था कि यहाँ भी बात ही न पहुंच जाए। वो तीनों लड़कियां बातों में इतनी मगन थी कि उन्हें खबर ही ना हुई कि उनके पीछे क्यारियों की तरह दूसरी तरफ एक मजबूत और भावाकार साया साकित खड़ा था। वो यूनिवर्सिटी के नए प्रोफेसर वली शाह थे। वली शाह भी अपनी क्लास खत्म करके स्टाफ रूम की तरफ जा रहे थे कि लॉन की तरफ से आती हुई आवाज ने उनके कदम रोक दिए। वो रुकना नहीं चाहते थे कि किसी की बातें सुनना उनकी तरबियत के खिलाफ था, लेकिन जब कानों में जमशेद साहब और सौदा जैसे अल्फाज पड़े तो बेख्तियार वहीं ठहर गए। वली शाह का ताल्लुक मुल्तान के एक बेहद बासर अमीर और गदी नशीन रसीद घराने से था। उनकी शख्सियत में एक अजीब सा रूप और वकार था। 6 फीट का कद, गंदमी रंगत से आंखें जिसमें बला की जहानत और संजीदगी थी। वो महंगे 3 पीस सूट में मलबूस, हाथ में चमड़े का बैग लिए, काली कलाई पर महंगी घड़ी बांधे। वो सिर्फ नाम के शाह नहीं थे, उनका अंदाज भी शाहाना था। उन्हें पढ़ाने का शौक था, वरना उनके खानदान की जमीनें और कारोबार इतना था कि 7 नस्लें बैठकर खा सकती थी। वो यहाँ हाल ही में तैनात हुए थे और बहुत कम वक्त में अपनी काबिलियत और शानदार शख्सियत की वजह से पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर हो गए थे। मगर उस वक्त वो प्रोफेसर वली शाह नहीं बल्कि बस एक इंसान थे जो कयारी की आड़ में खड़ा एक लड़की का दुख सुन रहा था। उन्होंने अबिया को फौरन पहचान लिया था। कैसे ना पहचानते? क्लास के पहले ही दिन 100-150 तलबा का हुजूम था। वली शाह की नजर अबिया पर ठहर गई थी। वो बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। चेहरे पर ना मेकअप की तहें, ना फैशन की भरमार, सादा सी शलवार की, कंधे पर दुपट्टा और आंखों में एक ऐसी हया और जहानत जिसने वली शाह जैसे संजीदा शख्स को भी मुतवज्जा कर लिया था। वली शाह ने देखा कि क्लास में हमेशा पिछली नशिस्तों पर बैठे थे, सवालात के बेहतरीन जवाब देती थी,
اور کلاس ختم ہوتی ہی سر جھکا کر باہر نکل جاتی تھی. اس کی سادگی میں ایک ایسی کشش تھی جس نے ولی شاہ کے دل کے تار چھیڑ دیے تھے. وہ خود کو سمجھاتے کہ ان کی اسٹوڈنٹ ہے، لیکن دل کی عدالت میں دلیلیں نہیں چلتی. اور آج اسی لڑکی کی آواز میں جو کرب تھا وہ ولی شاہ کے دل کو چیر رہا تھا. تو اب تم کیا کرو گی ابیہ؟ ماریہ کی آواز آئی. ولی شاہ نے سانس رو کر ابیہ کا جواب سننے کا انتظار کیا. کرنا کیا ہے؟ ابیہ نے سر اٹھایا. اس کی آواز میں ایک عزم تھا. میں پڑھوں گی، میں اتنا پڑھوں گی، اتنا کامیاب بنوں گی کہ ان لوگوں کے منہ خود بخود بند ہو جائیں گے. نسرین پھوپھو سمجھتی ہے میری ہمت توڑ دیں گی، مگر وہ نہیں جانتی کہ میں نے ٹوٹنا سیکھا ہی نہیں. میں ثابت کروں گی کہ عزت کسی کے تانوں سے نہیں، انسان کے اپنے کردار سے بنتی ہے. ولی شاہ کے ہونٹوں پر ایک ستائشی مسکراہٹ اٹھی تھی. بہادر لڑکی. انہوں نے دل میں سوچا. ان کا دل چاہا کہ ابھی آگے بڑھے ان سب کو لوگوں کو سزا دے جنہوں نے اس معصوم لڑکی کو تکلیف دی تھی. ولی شاہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا. ملتان سے لے کر یہاں تک ان کے خاندان کا اثر و رسوخ اتنا تھا کہ وہ چٹکی بجاتے کسی بھی زندگی بدل سکتے تھے. لیکن وہ جانتے تھے کہ ابھی یہ ایک خوددار لڑکی اور کسی کی خیرات یا مدد نہیں دے گی. اپنی لڑائی خود لڑنا چاہتی ہے، اور یہی بات ولی شاہ کو اس کا دیوانہ بنا دی تھی. تم فکر نہ کرو بیا، سنا نے اس کا ہاتھ دبایا. ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، اور ویسے بھی یہ وقت گزر جائے گا. ہاں گزر تو جائے گا. بیا نے ایک لمبی سانس لی اور کھڑی ہو گئی. چلو کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے. آج ولی سر کی کلاس ہے، وہ لیٹ آنے والوں کو پسند نہیں کرتے. ولی شاہ چونکے. انہوں نے گھڑی دیکھی. ہاں کی کلاس کا وقت ہو چکا تھا. وہ فوراً وہاں سے ہٹ گئے. اس سے پہلے کہ لڑکیاں انہیں دیکھ رہی تھی. وہ لمبے لمبے ڈگ پڑتے کوریڈور کی طرف پڑے، مگر ان کا دماغ ابیہ کی باتوں میں الجھا ہوا تھا. اسٹاف روم میں جا کے انہوں نے پانی کا گلاس پیا. ان کے ذہن میں جمشید کا نام اٹکا ہوا تھا. جمشید؟ انہوں نے زیر لب دہرایا. کیسی جرت ہے اس کی؟ ان کی آنکھوں میں ایک سرتوز سا تھا. ولی شاہ اپنی چیزیں اور اپنے لوگوں کے معاملے میں بہت پوزیسو تھے. وہ نہ جانے کیوں آج انہیں محسوس ہوا کہ ابیہ صرف ان کی اسٹوڈنٹ نہیں بلکہ ان کی ذمہ داری بھی ہے. فائل اٹھا کر کلاس روم کی طرف چلے. جب وہ کلاس روم میں داخل ہوئے تو حسب معمول خاموشی چھائی ہوئی تھی. طلبہ احترام سے کھڑے ہو گئے. ولی شاہ نے اشارے سے سب کو بیٹھنے کا کہا. ان کی نظریں غیر ارادی طور پر پہلی کتار کی طرف اٹھی. وہاں ابیہ بیٹھے تھے. چہرہ تھوڑا زرد تھا، آنکھیں سجی ہوئی تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں قلم مضبوطی سے تھما ہوا تھا اور وہ نوٹس لینے کے لیے تیار تھی. ولی شاہ کے دل میں اس کے لیے عزت مزید بڑھ گئی. آج ہم ادب اور سماج کے تعلق پر بات کریں گے. ولی شاہ نے اپنی بھاری اور پروقار آواز میں لیکچر کا آغاز کیا. پڑھانے کے دوران انہوں نے ایک جملہ کہا جو بظاہر سب کے لیے تھا، مگر ان کی نظریں ایک پل کے لیے ابیہ پر ٹکی. یاد رکھے، معاشرہ پر پتھر پھینکے گا، اس کا کام ہے، لیکن ان پتھروں سے آپ دیوار بناتے ہیں یا پل، یہ آپ کا فیصلہ ہے. کردار کی مضبوطی وہ واحد چیز ہے جسے کوئی طوفان نہیں گرا سکتا. پوری کلاس خاموشی سے سن رہی تھی، لیکن ابیہ نے چونک کر سر اٹھایا. اس کی آنکھیں ولی شاہ کی آنکھوں سے ملی. اسے ایک لمحے میں لگا جیسے سر ولی یہ بات صرف اس سے کہہ رہے ہیں. ولی شاہ کی آنکھوں میں کوئی طنز نہیں تھا، کوئی طرز نہیں تھا، بلکہ ایک حوصلہ افزائی اور ایک عجیب سی اپنائیت تھی. ابیہ کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے دکھ کا مداوا کہیں بہت قریب موجود ہے. لیکچر ختم ہوا. ولی شاہ کلاس سے نکلنے لگے. دروازے پر پہنچ کر رو رک گئے. مس بیہ. پوری کلاس متوجہ ہو گئی. ابیہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا. وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی. جی سر، میں نے نوٹ کیا کہ آپ پچھلے ہفتے غیر حاضر تھی. آپ کے نوٹس رہ گئے ہوں گے نا؟ آپ چاہے تو آفس سے آ کر مجھ سے پچھلے لیکچر کی تفصیل لے سکتے ہیں. آپ ایک ہونہار اسٹوڈنٹ ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کا نقصان ہو. ولی شاہ کا لہجہ مکمل طور پر پروفیشنل اور دو ٹوک تھا. کسی کو شک نہیں ہو سکتا تھا کہ اس پیشکش کے پیچھے ان کے دل میں کیا چل رہا ہے. جی شکریہ سر، میں لے لوں گی، ابیہ نے عاجزی سے کہا. ولی سر ہلا کر چلے گئے. کلاس سے باہر نکلتے ولی شاہ کے چہرے پر ایک اطمینان تھا. انہوں نے پہلا قدم بڑھا دیا تھا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ راستہ کہاں جائے گا، لیکن وہ جانتے تھے کہ ابیہ کو ان تنگ گلیوں کی فرسودہ سوچ کر شکار نہیں ہونے دیں گے. وہ ملتان کے ولی شاہ تھے، اور ولی شاہ جسے اپنی حفاظت میں لے لے پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. یونیورسٹی کے نوٹس بورڈز کے سامنے طلبہ کا ہجوم تھا. مڈ سیمسٹر کے نتائج کا اعلان ہو چکا تھا. دھکم پیل اور شور شرابے کے بیچ ابیہ کسی نہ کسی طرح آگے بڑھی اور لسٹ پر اپنا نام تلاش کرنے لگی. اس کی نظریں اوپر سے نیچے تک گھومی. ہمیشہ کی طرح اس بار اس کا نام سب سے اوپر نہیں تھا. سیکنڈ پوزیشن. ابیہ نے ایک گہری سانس لی. نمبر برے نہیں تھے بلکہ بہت اچھے تھے، مگر ہمیشہ ٹاپ کرنے والی ابیہ کے لیے تنزلی تھی، اور وجہ جانتی تھی. پچھلے ایک مہینے سے اس کے گھر کے جو حالات تھے
جس ذہنی اذیت سے وہ گزر رہی تھی اس میں اتنا پڑھ لینا بھی کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ خاموشی سے ہجوم سے باہر نکلی تھی کہ آفس بوائے اس کے قریب آئے۔ مس ابیہ، آپ کو سر ولی شاہ نے اپنی آفس میں بلایا ہے۔ ابیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا سر ناراض ہوں گے؟ ولی شاہ اپنی سختی اور اصولوں کے لیے مشہور تھے۔ وہ ڈرتے ڈرتے ایڈمنسٹریشن بلاک کی طرف بڑھی۔ ولی شاہ کی آفس کا دروازہ نیم تھا۔ اس نے دستک دی۔ میں کم ان سر؟ یس پلیز کم ان۔ ولی شاہ کی بھاری اور پروکار آواز آئی۔ ابھی اندر داخل ہوئی۔ آفس کا ماحول باہر کی گرمی اور شور سے بالکل مختلف تھا۔ ایک مخصوص مہنگی پرفیوم کی خوشبو فضا میں رچی ہوئی تھی۔ ولی شاہ بڑی سی ایگزیکٹو چیئر پر برجمان تھے۔ سامنے میز پر ایک فائل کھلی تھی۔ بیٹھے مس ابیہ؟ انہوں نے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ ابیہ کنارے پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی انگلیاں آپس میں الجھا رکھی تھی۔ ولی شاہ نے فائل بند کی اور ایک گہری نظر ابیہ پر ڈالی۔ ان کی نظروں میں وہ روایتی سختی نہیں تھی جو کلاس روم میں ہوتی تھی، بلکہ ایک نرمی اور تفشیش تھی۔ میں آپ کا رزلٹ دیکھ رہا تھا۔ ولی شاہ نے نرم لہجے میں بات شروع کی۔ آپ کے نمبرز اچھے ہیں، مگر یہ ابیہ کا سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ میں نے آپ کے پچھلے ریکارڈ دیکھے، آپ ہمیشہ ٹاپ کرتے آئی ہیں، اس بار یہ کمی کیوں؟ ابیہ نے نظریں چکا لی۔ سوری سر، بس کچھ میں کوشش کروں گی فائنلز میں اچھا ایسا نہ ہو۔ میں آپ کو ڈانٹ نہیں رہا ابیہ۔ ولی شاہ نے میز پر رکھے پین کو انگلیوں میں گھمایا۔ میں وجہ پورا پوچھ رہا ہوں۔ ایک استاد ہونے کے ناطے مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرا سب سے ذہین اسٹوڈنٹ فوکس کیوں نہیں کر پا رہا۔ کیا سب خیریت ہے؟ ابیہ کی لب پیچ گئی۔ اپنے گھر کے مسائل اپنے پروفیسر کو کیسے بتاتی کہ اسے گروپوں نے اس کا جینا حرام کر رکھا ہے اور محلے والے اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ بس سر کچھ گھریلو پریشانیاں تھی، اس سے بمشکل اتنا ہی کہا۔ ولی شاہ خاموش ہو گئے۔ وہ سب جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ گھریلو پریشانیاں دراصل کیا ہے۔ وہ ان گلیوں کی دقیانوسی سوچ اور نسرین جیسی عورتوں کے زہر سے واقف ہو چکے تھے، حالانکہ انہوں نے کبھی ابیہ کو جتایا نہیں تھا۔ ولی شاہ کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ کے بہت دھیمے لہجے میں بولے، دیکھیں مس ابیہ، زندگی میں مشکلات آتی ہیں، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ سب راستے بند ہو گئے ہیں، شور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ انسان کو اپنی آواز سنائی نہیں دیتی۔ لیکن یاد رکھے گا، ہیرا کوئلے کی کان میں ہی بنتا ہے، دباؤ میں نہیں۔ انہوں نے تھوڑا آگے جھک کر ابیہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کی صلاحیتیں آپ کے حالات کی محتاج نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم ہم کن مسائل سے لڑ رہے ہیں، لیکن میں اتنا چاہتا ہوں کہ آپ ان سب سے بڑی ہیں۔ آپ کا مستقبل بہت روشن ہے، اسے کسی بھی عارضی پریشانی کی نظر مت کیجیے گا۔ ابیہ نے حیرت سے سر اٹھا کر ولی شاہ کو دیکھا۔ ان کے لہجے میں صرف ایک استاد کی نصیحت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی فکر اور اپنائیت تھی۔ ایسا لگا جیسے وہ کہہ رہے ہو کہ تم اکیلی نہیں ہو۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ولی شاہ کی آواز مزید دھیمی اور پر اثر ہو گئی، اگر کبھی بھی آپ کو لگے کہ بہت زیادہ ہو رہا ہے یا کسی رہنمائی کی ضرورت ہے تو میرے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، یونیورسٹی میں بھی اور ویسے بھی۔ آپ ایک شاندار اسٹوڈنٹ ہیں اور میں اپنے اسٹوڈنٹ کو ہارتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ ابیہ کی دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی۔ یہ الفاظ، یہ انداز، یہ وہ ولی شاہ تو نہیں تھے جنہیں وہ پوری یونیورسٹی میں مغرور سمجھتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں جو تشویش تھی وہ ابیہ کے دل کو چھو گئی۔ تھینک یو سر۔ ابیہ کی آواز بھر آ گئی۔ میں آپ کی بات یاد رکھوں گی۔ گڈ، اب جائیں اور فائنلز کی تیاری کریں، مجھے اگلی بار آپ کا نام لسٹ میں سب سے اوپر چاہیے۔ ولی شاہ مسکرائے، وہ مسکراہٹ بہت دل نشی تھی۔ ابیہ کمرے سے باہر نکل آئی، مگر اس کا دل وہی رہ گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے سر پر جو بوجھ تھا وہ کچھ ہلکا ہو گیا ہے۔ کسی نے تو اسے سمجھا، کسی نے تو اس پر بھروسہ کیا۔ وہ جیسے مطمئن ہو گئی۔ شام کا وقت تھا۔ رضیہ بیگم سین میں بیٹھی لہسن چھیل رہی تھی جب دروازہ زور سے کھلا اور نسرین بیگم اندر داخل ہوئی۔ ان کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ آج کوئی حتمی فیصلہ کرنے آئی ہے۔ السلام علیکم آپا، رضیہ بیگم نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ سلام کا دعا کا وقت گزر گیا رضیہ۔ نسرین بیگم نے بنا بیٹھے بات شروع کی۔ میں آج پھر پوچھنے آئی ہوں، کیا سوچا ہے تم نے؟ کس بارے میں آپا؟ رضیہ بیگم نے انجان بننے کی کوشش کی۔ ارے مت بن انجان، نسرین بیگم چیخی۔ پورے محلے میں تھو ہو رہی ہے۔ آج پھر شکیلہ کہہ رہی تھی کہ ابیہ یونیورسٹی جاتی ہے تو لڑکے اسے گھورتے ہیں۔ کب تک کانوں میں روئی ٹھوس کے بیٹھی رہوگی؟ میں کہہ رہی ہوں ابھی بھی وقت ہے، جمشید کے ساتھ نکاح پڑھوا دو، اپنے ہی گن صاف کرتے ہیں، کوئی باہر والا نہیں آئے گا اس داغ کو دھونے۔ رضیہ بیگم نے لہسن کی ٹوکری ایک طرف رکھی اور کھڑی ہو گئی۔ بہت ہو گیا، پچھلے کئی ہفتوں سے وہ نسرین کی باتیں سن سن کر پک چکی تھی۔ آج ابیہ کے اندر ہمت شاید ماں میں بھی منتقل ہو گئی تھی۔ آپا، میری بیٹی کوئی گند نہیں ہے، رضیہ بیگم نے لڑتی مگر مضبوط آواز میں کہا، اور آپ کا بیٹا کوئی آب زمزم نہیں ہے جو میری بیٹی کو پاک کرے گا۔ میری ابیہ پاک ہے، اسے کسی صفائی کی ضرورت نہیں۔ نسرین بیگم کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئی۔ اچھا، تو اب تم بھی بیٹی کی زبان بولنے لگی ہو؟ یاد ہے اس کا باپ مر گیا تھا تو میں نے ہی تمہیں دلاسا دیا تھا آپا، خریدا نہیں تھا۔
रजिया बेगम बोल पड़ी, मैं गरीब जरूर हूँ, बेवा जरूर हूँ, मगर बेगैरत नहीं हूँ। मैं अपनी बेटी की कमाई नहीं खाती और ना ही से किसी आवारा के पल्ले बांधना है। जमशेद क्या करता है? सारा दिन जुआ खेलता है। मैं अपनी फूल जैसी बच्ची को जहन्नुम में झोंक दूं? जहन्नुम? नसरीन बेगम गुस्से से कांपने लगी। तुम मेरे चांद से बेटे को बुरा भला कह रही हो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी बेटी 2 लफ्ज अंग्रेजी के पढ़ गई है? अरे देखती हूँ कैसे रहती इस मोहल्ले में। तुमने शराफत का रास्ता ठुकराया ना, अब देखना मैं करती क्या करेंगी आप? रजिया बेगम का दिल धड़कने लगा। वो करूंगी कि तुम दोनों माँ बेटी मुंह छिपाने के लिए जगह ढूंढती फिरोगी। नसरीन बेगम ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने तो लिहाज किया था कि रिश्तेदार हो, लेकिन मैं इस मोहल्ले के एक एक घर में जाऊंगी, बताऊंगी कि तुम्हारी बेटी यूनिवर्सिटी पढ़ने नहीं रंगरलियां मनाने चाहती है। मैं मस्जिद के इमाम साहब से भी बात करूंगी कि ऐसे बेहयाई फैलाने वाले को मोहल्ले से निकाला जाए। रजिया बेगम के पैरों तले से जमीन निकल गई। खुदा ना पाए से जुल्म ना करना, यतीम बच्ची है, उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। तबाह तो तुमने खुद की है, अकड़ दिखाकर। नसरीन बेगम दरवाजे की तरफ मुड़ी। अब बुक तो कल सुबह अगर तुमने हाँ ना की तो परसों पूरा मोहल्ला तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा होगा और तुमसे घर खाली करवाएगा। ये नसरीन का वादा। वो पैर पटकती हुई निकल गई। रजिया बेगम वही सहन में बैठकर रोने लगी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नसरीन मोहल्ले की चौधरानी बनी फिरती थी। उसकी जुबान चलती थी तो लोग यकीन कर लेते थे। अगर वाकई उसने मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लिया तो वो कहाँ जाएंगे? ये मकान ही तो उनका कुल असासा था। थोड़ी देर बाद अबीहा घर में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर यूनिवर्सिटी से आते वक्त जो थोड़ा बहुत सुकून था वो माँ की हालत देखकर काफूर हो गया। क्या हुआ है माँ? अबीहा ने बैग फेंक कर माँ को गले लगाया। रजिया बेगम ने हिचकियों के दरमियान नसरीन की धमकी बताई। वो कह रही थी कि इमाम साहब को लाएगी, मोहल्ले वालों को लाएगी, घर छुड़वा देगी। अबीहा हम कहाँ जाएंगे? अबीहा का खून खौल उठा। नसरीन फूफो अब अपनी औकात से बाहर हो रही थी, लेकिन साथ ही उसे शदीद खौफ भी महसूस हुआ। वो जानती थी कि माशरा इज्जत के नाम पर कितना जालिम हो सकता है। एक अकेली लड़की और बेवा माँ के खिलाफ हुजूम को उकसाना कितना आसान है। लेकिन फिर उसे आज सुबह वाली बात याद आई। वलीशा के अल्फाज उसके कानों में गूंजने लगे। हीरा कोयले की कान में बनता है, दबाव में नहीं। मेरे दरवाजे हमेशा खुले। अबिया ने माँ के आंसू पूछे। अम्मा चुप हो जाए, घर अल्लाह का होता है, नसरीन फूफो का नहीं। वो जो चाहे कर ले, हम डरेंगे नहीं। अबिया ने माँ को पानी पिलाया। मगर बेटा बदनामी तो वो कर चुकी है अम्मा। अब बात इज्जत बचाने के लिए अपना हक छीनने की है। अगर उन्होंने जंग शुरू की है तो खत्म मैं करूंगी। अबिया की आंखों में एक अज़्म था। उसे नहीं मालूम था कि वो नसरीन फूफो के प्रोपेगेंडे का मुकाबला कैसे करेगी, लेकिन उसे इतना यकीन था कि अब वो खामोश नहीं रहेगी। वो दिल के किसी कोने में से ये भी एहसास था कि शायद दुनिया में कोई एक ऐसा शख्स हो जिसकी सच्चाई पर यकीन रखता हो, और वो शख्स वलीशा है। रात की अभी अपनी छत पर खड़ी आसमान को दिख रही थी। देखते ही फूफो अबिया ने मुट्ठी मींची। आपकी साजिश जीती है या मेरा सबर? गली में एक अजीब सा हंगामा बरपा था। रजिया बेगम और बिया ने भी खाना खाया ही था कि बाहर से बहुत सारे लोगों के बोलने और नारे लगाने जैसी आवाजें आने लगी। निकालो इस बेहियाओं को मोहल्ले से, हमारा मोहल्ला गंदा नहीं होने देंगे। रजिया बेगम के हाथ से पानी का गिलास छूट कर गिर गया। ये क्या हो रहा है अबिया? अबिया जवाब देने ही वाली थी कि दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। दरवाजा खोलो रजिया, पंचायत आई है। बाहर से नसरीन पप्पो की करख्त आवाज गूंजी। अबिया ने माँ को पीछे किया और खुद जाकर कुंडी खोली। दरवाजा खुलते उसने देखा कि सामने 15-20 लोग खड़े थे। उनमें नसरीन पप्पो सबसे आगे थी। उनके साथ मोहल्ले की मस्जिद के कमेटी मेंबर हाजी शकूर, नसरीन की सहेली शकीला और गली के कुछ और मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। जमशेद भी पीछे खड़ा मूंछों को ताव दे रहा था। क्या बात है, आप सब मेरे दरवाजे पर क्यों है? अबिया ने स्मार्ट लहजे में पूछा। नसीम बेगम ने मुड़कर भीड़ की तरफ देखा और हाथ नचाकर बोली, दिखाया भाइयों, शर्म हया तो छू कर नहीं गुजरी। हम पूछने आए हैं और ये उल्टा हमसे सवाल कर रही है। हाजी शकूर ने गला साफ किया और आगे बढ़े। वो सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग थे, मगर उनकी अकल पर नसरीन ने पर्दा डाल रखा था। बेटी देखो, हम शरीफ लोग हैं, हमारे घर में भी बहू बेटी है। पिछले कुछ दिनों से जो तुम्हारे बारे में बातें उड़ रही है, उससे पूरे मोहल्ले की बदनामी हो रही है। कौन सी बातें साहिब? हाजी साहब, अमिया की आवाज ऊंची हो गई। वो झूठी बातें जो इस औरत ने फैलाई है। उसने नसरीन की तरफ इशारा किया। मेरा यूनिवर्सिटी ट्रिप बस खराब होना एक हादसा था, गुनाह नहीं। क्या आप लोगों के पास कोई सबूत है कि मैं गलत हूँ? सबूत? नसरीन चीख पड़ी। अरे पूरी रात घर से गायब रहना क्या एक छोटा सबूत है? और सुना है रोज यूनिवर्सिटी बन ठन कर जाती हो। हमें क्या मालूम, वहां पढ़ने जाती हूँ कुछ और करने। जुबान संभाल ले बुपो। अभी यहाँ गुस्से से कांपने लगी। रजिया बेगम भी दौड़ कर दरवाजे पर आई और हाथ जोड़ती, खुदा के लिए मेरी बच्ची पर तहमत ना लगाए। यतीम है, इसका बाप नहीं है, इसलिए आप लोग पत्थर मार रहे हैं। रजिया बेगम रो पड़ी।
शकीला ने जहरीले लहजे में कहा। रजिया बैठ, दुआ वहीं से उठता है जहां आग लगती है। अगर तुम्हारी बेटी इतनी पाक साफ है तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेती? जवान लड़की का बगैर मर्द के घर में बैठना कि फितना है। बिल्कुल। भीड़ में से किसी ने तारीफ की। हमारे बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। हाजी शकूर ने दोबारा बात संभाली। देखो रजिया, हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। नसरीन बीबी ने बहुत बड़ेपन का मुजाहरा किया। वो कह रही है कि वो अब भी तुम्हारी बेटी को अपने घर ले जाने को तैयार है। जमशेद से निकाह कर दो, इज्जत ढक जाएगी और बातें भी खत्म हो जाएंगी। अबिया की बर्दाश्त जवाब देगी। और अगर मैं इनकार कर दूं तो? अगर मैं कहूं कि इस जाहिल और आवारा लड़के से मैं शादी नहीं करूंगी तो? नसरीन बेगम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वह हाजी साहब की तरफ मुड़ी। सुना आपने? आवारा कह रही है मेरे बेटे को, खुद रातें बाहर गुजारती है और मेरी बेटी को ताना दे रही है। हाजी शकूर का लहजा सख्त हो गया। बेटी, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो फिर ये मोहल्ला भी तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकता। हम नहीं चाहते कि कल को पुलिस हमारे मोहल्ले में छापे मार दी फिरे। तो क्या फैसला किया हाजी साहब? नसरीन ने जीत के यकीन के साथ पूछा। फैसला साफ है, हाजी साहब ने बुलंद आवाज में कहा ताकि सब सुन ले। रजिया बीबी, हम तुम्हें 15 दिन की मोहलत देते हैं। 15 दिन? या तो अबिया का निकाह जमशेद से कर दो और मामला रफा दहा कर दो, या फिर ये मोहल्ला छोड़कर कहीं और चली जाओ। हमें अपनी इज्जत प्यारी है। कि जुल्म है? अबिया जी, आप लोग जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये मेरा घर है, ये मोहल्ला हमारा है। नसरीन ने दांत पीस कर कहा। 15 दिन गिन लेना। 16वें दिन अगर निकाह ना हुआ तो सामान सड़क पर होगा। चलो भाई। वो सब वहां से हट गए और जमशेद ने जाते हुए बिया को एक घटिया सी मुस्कुराहट दी और माँ के पीछे चल दिया। रजिया बेगम वहीं दहलीज पर गिर गई। लुट गए। हम बर्बाद हो गए अबिया, अब कहाँ जाएंगे? अबिया ने माँ को उठाया और अंदर ले गई। दरवाजा बंद के साथ टेक लगाकर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे मगर आवाज बंद थी। आज उसे महसूस हुआ कि सच्चाई कितनी कमजोर होती है और झूठ कितना ताकतवर। अगले 2 दिन अबिया यूनिवर्सिटी गई। वो घर नहीं बैठ सकती थी, वरना पागल हो जाती, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी जैसे कोई चलती फिरती लाश हो। आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ चुके थे, रंगत जर्द थी और वो हमेशा खामोश रहती थी। आज भी वो लाइब्रेरी के एक कोने में बैठी किताब पढ़ने में मसरूफ थी और खला में घुर रही थी। उसे पढ़ाई समझ नहीं आ रही थी। दिमाग में बस 15 दिन की किरदार चल रही थी। 2 दिन तो गुजर ही चुके थे, अब सिर्फ 13 दिन बाकी थे। मिस अबिया, एक शनासा भारी आवाज ने उसे चौंका दिया। उसने सर उठाया। सामने प्रोफेसर वलीशा खड़े थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह संजीदगी मगर आंखों में गहरी तशवीश। जी सर। अबिया घबरा कर खड़ी हो गई। उसे जल्दी से अपने आंसू साफ किए। आप क्लास में नहीं आई आज? खैरियत? वलीशा ने पूछा। उन्होंने नोट किया कि अबिया के हाथ कांप रहे। बस सर में दर्द था। अबिया ने नजरें चुरा ली। वलीशा ने इधर उधर देखा। लाइब्रेरी का ये हिस्सा खाली था। वो सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए और इशारे से उसे बैठने को कहा। बैठे अबिया। उनका लहजा हुक्म और दरख्वास्त का मिलाप था। अबिया बैठ गई। देखे, मैं जानता हूँ आप झूठ बोल रही हैं। सर में दर्द नहीं, दर्द कहीं और है। वलीशा ने बहुत नरमी से कहा। पिछले कई दिनों से मैं आपको देख रहा हूँ, आप घुलती जा रही है। आपकी आंखों की वीरानी बता रही है कि आप किसी बहुत बड़ी मुश्किल में हैं। अबिया के होंठ कपकपाए। वो खुद को मजबूत जाहिर करने की कोशिश कर रही थी मगर वलीशा का लहजा इतना शफीक था कि उसके बंद टूट गए। सर, सब खत्म हो गया। उसकी आवाज रोन थी। क्या खत्म हो गया? मुझे बताए, शायद मैं कुछ कर सकूं। वलीशा ने मेज पर रखा टिश्यू बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया। अबिया ने टिश्यू लिया और फिर फट पड़ी। उसे सब बता दिया। ट्रिप वाला वाकया, नसरीन पप्पो की साजिशें, जमशेद का रिश्ता, मोहल्ले वालों का रात को आना और वो आखिरी अल्टीमेटम। उन्होंने कहा कि 15 दिन में या तो जमशेद से शादी करो या घर छोड़ दो। सर, हम कहाँ जाएंगे? ना हमारे पास पैसे हैं ना कोई और ठिकाना। और वो जमशेद, वो एक जानवर है। मैं मर जाऊंगी सर, मगर उससे शादी नहीं करूंगी। लेकिन मैं अपनी माँ को सड़क पर भी नहीं देख सकती। अबिया रो रही थी और वलीशा खामोशी से सुन रहा था। जैसे जैसे वो सुन रहा था उसकी मुट्ठियां सख्त होती जा रही थी और जबड़े बीच रहे थे। उन्हें जमशेद और नसरीन पर इतना शदीद गुस्सा आ रहा था कि अगर वो सामने होते तो शायद वलीशा उन्हें जान से मार देते। अगर इससे ज्यादा अबिया की बेबसी पर दुख था। अबिया खामोश हुई तो वलीशा ने गहरी सांस ली। बस ये मसला है? वलीशा ने सुकून से पूछा। अबिया ने हैरत से गीली आंखों से उन्हें देखा। सर, आपको ये बस लग रहा है? मेरी जिंदगी दांव पे लगी है। नहीं अबिया, मैं आपके दुख को छोटा नहीं कह रहा। वलीशा ने उसकी आंखों में झांका। मैं ये कह रहा हूँ कि हर मसले का हल होता है और इन गली मोहल्ले के गुंडों का इलाज रोना नहीं है। वलीशा का शाह अपनी जगह से उठे और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगे। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर वो मुड़े और अबिया के पास आकर खड़े हुए। अबिया, आपने कहा था कि मोहल्ले वाले चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए ताकि इज्जत बच सके, ठीक है? जी सर। अबिया ने सर हिलाया। और आपका मसला ये है कि आप जमशेद जैसे
घटिया इंसान से शादी नहीं करना चाहती। जी। वली शाह ने घुटनों के बल झुककर अबीहा के चेहरे के बराबर अपना चेहरा किया ताकि उसे वाज़ेह तौर पर देख सके। एक बहुत गैर मामूली हरकत थी एक प्रोफेसर के लिए। अगर वो जमशेद इंसान ना हो तो? वली शाह की आवाज मध्यम मगर भारी थी। ये समझ नहीं पाए। मतलब ये अबीहा कि वली शाह ने लहजे लम्हे को ताकब किया। अगर जमशेद की जगह कोई ऐसा इंसान हो जो आपकी इज्जत करे, जो आपकी हिफाजत कर सके, जो इन मोहल्ले वालों की जुबानें हमेशा के लिए बंद कर दे और जिसे आपकी कामयाबी से खुशी मिले, तो क्या आप शादी करेंगी? अबीहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। खामोश रही, बस वली शाह को देखती रही। वली शाह ने अपनी बात मुकम्मल की। मैं कोई जज्बाती बात नहीं कर रहा, मैं एक हकीकत पसंद इंसान हूँ। मैंने आपको देखा है, आपकी जहानत, आपकी शराफत और आपकी सादगी ने मुझे मुतासर किया है। आपको दलदल में डूबते हुए नहीं देख सकता। उन्होंने सीधा अबीहा की आंखों में देखा। अबीहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कमरे में सुनाटा छा गया। अबीहा को लगा उसके कान बज रहे हैं। सर, आप ये क्या कह रहे हैं? अबीहा की आवाज बमुश्किल निकली। आप कहा और मैं कहा? मैं गरीब और बदनाम लड़की और आप? वली शाह ने उंगली होठों पर रखकर उसे खामोश कराया। बदनाम तुम नहीं, वो लोग हैं जिनकी सोच गंदी है। और रही बात गरीबी की, तो वली शाह को दौलत की जरूरत नहीं है। मुझे एक ऐसे जीवन साथी चाहिए जिसका किरदार मजबूत हो, और वो तुम हो। वो खड़े हो गए और अपनी जेब में हाथ डाले। तो तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रहा, लेकिन मेरे पास इस मसले का यही सबसे बेहतरीन और बाइज्जत हल है। मैं आज ही अपनी वालदा से बात करूंगा, कल शाम तुम्हारे घर रिश्ता भेजूंगा। क्या तुम मुझे इजाजत देती? अबीहा के पास अल्फाज खत्म हो गए थे। जिस अंधेरे कुएं में वो गिर रही थी, वहां अचानक आसमान से एक रस्सी उतर आई थी। उसे वली शाह की आंखों में सच्चाई देखी। वहां कोई हवस नहीं थी, सिर्फ एक तहफ्फुज का एहसास था। उसे धीरे से स्वाद में सर लाए। अगर कोई एतराज नहीं तो मुझे मुझे क्या हो सकता है? वली शाह के चेहरे पर एक दिल अवेज मुस्कुराहट फैल गई, ऐसी मुस्कुराहट जो अबीहा ने पहले कभी नहीं देखी थी। तो फिर आंसू पूछ लो। अबीहा वली शाह रोते हुए अच्छी नहीं लगती। उन्होंने नरमी से कहा, घर जाओ और माँ को बता दो कि वो फिक्र न करे। उनका दामाद जमशेद नहीं, वली शाह होगा। और अब देखते हैं कि कौन तुम्हारे घर की तरफ उंगली उठाता है। अबीहा लाइब्रेरी से निकली तो उसके कदम जमीन पर नहीं टिक रहे थे। 15 मिनट पहले वो दुनिया की सबसे बदनसीब लड़की थी और अब उसे लग रहा था कि खुदा ने उसकी सुन ली है। वो गली जिसे कुछ दिन पहले तक अबीहा के लिए जानू बना दिया गया था, आज वहां तल धरने की जगह नहीं थी। हर तरफ कमकमे जगमगा रहे थे। फूलों की महक ने माहौल को मुअत्तर कर रखा था। आज अबीहा की शादी थी, मगर ये कोई आम शादी नहीं थी। वो शादी थी जिसने पूरे मोहल्ले की आंखें खड़ा कर दी थी। रजिया बेगम का छोटा सा घर आज रंग बिरंगी रोशनियों में दुल्हन की तरह सजा था। नसरीन पप्पू अपने घर की छत पर खड़ी हसरत की आग में जल रही थी। उन्होंने कसम खाई थी कि इस शादी में शरीक नहीं होंगी, और वैसे भी वली शाह के रोब ने उन्हें करीब पटकने की हिम्मत भी नहीं दी थी। जमशेद भी मंडीर पर कोहनियां टिकाए करवाहट बड़ी नजरों से नीचे देख रहा था। देखा अम्मा, जमशेद ने दांत पीसते हुए कहा, ये सब हमारी वजह से हो रहा है। अगर हम शोर ना मचाते तो शायद कोई शहजादा उसे लेने ना आता। नसरीन बेगम ने गुस्से से बेटे को चिपट लगाए। चुप कर मनहूस, मेरी तो छाती पर सांप लूट रहे हैं। सोचा तो उसे भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगी, मगर ये तो वाकई रानी बन गई। उसी लम्हे गली के बाहर एक शोर उठा। ढोल की थाप और बैंड बाजे की आवाजें गूंजने लगी। बारात आ गई, बारात आ गई। मोहल्ले के बच्चों ने शोर मचाया। ये कोई मामूली बारात नहीं थी। सियारक की चमचमाती लैंड क्रूज और प्राडो गाड़ियों का एक तवील काफिला तंग गलियों के धागे से आगे बढ़ रहा था। गाड़ियों से सूट बूट में मलबूस बॉडी गार्ड्स निकले और रास्ता बनाने लगे। मोहल्ले वाले जो कल तक अबीहा को ताने देते थे, आज मुंह खोले ये शान शौकत दिख रहे थे। हाजी शकूर जो अबीहा को मोहल्ले से निकालने के लिए पेश थे, आज सबसे आगे हाथ बांधे खड़े थे ताकि वली शाह की नजरें उन पर पड़ जाए। और सबसे बड़ी गाड़ी का दरवाजा खुला और वली शाह बाहर निकले। ऑफ वाइट शेरवानी, सर पर कुल्ला, पैरों में खुस्सा। उनका कद काट, उनकी शख्सियत का रूप और चेहरे पर मौजूद वकार ऐसा था कि देखने वाले की नजरें जम गई। वो वाकई किसी रियासत के शहजादे लग रहे थे। उनके साथ उनके खानदान के लोग थे जो इंतहाई अमीर और मुहस्सब लोग लग रहे थे। रजिया बेगम ने लड़ते हाथों और बीदी आंखों साथ दरवाजे पर बारात का इस्तकबाल किया। वली शाह ने आगे बढ़कर झुककर सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम माँ जी। रजिया बेगम के आंसू झलक पड़े। जीते रहो बेटा, जीते रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अंदर कमरे में अबीहा दुल्हन बनी बैठी थी। सुरख रंग का भारी अरूसी जोड़ा जो वली शाह की वालदा ने खास मुल्तान से भिजवाया था, उस पर पूछ जच रहा था। हाथों में मेहंदी की खुशबू और कलाइयों में सोने की चूड़ियां खनक गई थी। मारिया और सना उसके दाएं बाएं बैठी उसे छेड़ रही थी, मगर अबीहा का दिल तेजी से धड़क रहा था। यार अबीहा, तुम तो वाकई शहजादी लग रही हो। मारिया ने उसकी नजर उतारी। देखा अल्लाह कैसे वसीले बनाता है। नसरीन बीबी का मुंह
देखने लायक था आज। अबिहा ने मदम सी मुस्कुराहट के साथ सर झुका लिया। उनका दामाद जमशेद नहीं वली शाह होगा। उन्होंने अपना वादा सर्च कर दिखाया। निकाह की तकरीब सादगी मगर वक़ार से पूरी हुई। जब मौलवी साहब ने निकाह के बाद मैदानी में मुबारकबाद की सदाई गूंजी, वली शाह ने इत्मीनान की गहरी सांस दी। आज उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती जीत हासिल कर ली थी। रुखसती का वक्त आया तो जज्बाती मनाजिर थे। रजिया बेगम बेटी को गले लगाकर रो रही थी। अम्मा, आप क्यों रो रही हैं? आप भी तो हमारे साथ चाह रही है। वली शाह ने पीछे से आकर नरमी से कहा। रजिया बेगम चौंकी। मैं? जी आप? वली शाह मुस्कुराए। मेरा घर बहुत बड़ा है माँ जी, मगर बुजुर्गों के बगैर खाली लगता है। मैं अपनी अबिहा को आपसे दूर नहीं कर सकता। आप हमारे साथ रहेंगी, इज्जत से, सुकून से। मोहल्ले की औरतें, शकीला और बाकी सब ये सुनकर थक्का बका रह गई। वो अबिहा को बेसहारा करने चली थी और यहाँ तो उसकी माँ को भी शाही पनाह मिल गई थी। अबिहा को गाड़ी में बिठाया गया। वली शाह उसके साथ बैठे। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता गली से निकली। खिड़की से बाहर देखते अबिहा की नजरें एक घर की छत पर पड़ी। वहां अंधेरे में नसरीन फूफो का साया नजर आ रहा था। अबिहा ने दिल में उनके लिए कोई बददुआ नहीं की। उसका दिल आज इतना बड़ा हो गया था कि उसमें नफरत की गुंजाइश नहीं थी। उसने बस इतना सोचा, शुक्रिया फूफो, अगर आप इतना जुल्म ना करती तो मुझे मेरा मुहाफिज ना मिलता। गाड़ी मेन रोड पर आ गई। वली शाह ने आहिस्ता से अपना हाथ अबिहा के मेहंदी लगे हाथ पर रखा। अबिहा का जिस्म लर्ज गया। उससे शर्मा कर नजरें चुकाई तो वली शाह की गहरी स्याह आंखों में अपने लिए बेपुनाह मोहब्बत देखी। थक गई? वली शाह ने सरगोशी की, थोड़ी सी। अबिहा ने धड़कते दिल के साथ जवाब दिया, बस थोड़ा सा सफर हो। वली शाह ने उसका हाथ नरमी से दबाया। फिर हम अपने घर होंगे। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए अबिहा की तरफ देखा। याद है मैंने लाइब्रेरी में क्या कहा था? क्या? अबिहा ने पूछा। कि मुआशरा पत्थर फेंकता है और हम इन पत्थरों से महल बनाते हैं। वली शाह ने खिड़की से बाहर तेजी से गुजरती रोशनियों की तरफ इशारा किया। तुमने बहुत पत्थर सहे हैं अबिहा, अब तुम्हारे महल में राज करने का वक्त है। ये दुनिया, ये लोग किससे बहुत पीछे रह गए। आज से तुम्हारी पहचान तुम्हारा माजी नहीं है, मैं हूं। अबिहा की आंखों में फिर से नमी तैरने लगी, मगर इस बार ये खुशी के आंसू थे। शुक्रिया वली, मुझे चुनने के लिए, मेरी इज्जत बचाने के लिए। वली शाह ने इसके आंसू अपनी उंगलियों की पूर से साफ किए। शुक्रिया तुम्हारा अबिहा, मेरी जिंदगी मुकम्मल करने के लिए। तुम कोई मामूली लड़की नहीं हो, तुम वली शाह का गरूर हो और मेरा गरूर कभी टूट नहीं सकता। गाड़ी अब शहर की खुली सड़कों पर हवा से बातें कर रही थी। और पीछे वो तंग गलियां, वो घुटन ज़दा माहौल और साजिशी लोग धुंधला गए थे। सामने एक रोशन, कुशादा और मोहब्बत से भरपूर मुस्तकबिल बाहर फैलाए मुंतजर था। अबिहा ने वली शाह के शाने पर सर रख दिया। उसे यकीन हो गया कि अब कोई तूफान उस तक नहीं पहुंच सकता। शहजादा उसे लेने आया था और कहानी अपने अंजाम को पहुंचकर एक नई शुरुआत कर रही थी।